फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र जीएस पॉइंटर का वन लाइनर वीडियो में आपका स्वागत है। यह चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला है, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है या गुरुत्वाकर्षित होती है। तो न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? तो ब्रह्मागुप्त ने। ब्रह्मागुप्त ने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की थी। ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की थी। इसी रचना में इन्होंने बता दिया था कि सभी जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षित होती है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आइजक न्यूटन। ठीक है, सार्वभौमिक नियम क्या कहता है? तो सभी वस्तुएं इसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जैसे कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगर एक वस्तु उसमें पृथ्वी हो तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को, मान लीजिए कि ये 2 पिंड है, कोई भी पिंड, यानी कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इसमें कहता है कि 2 वस्तुओं पर लगने वाले जो आकर्षण बल का मान होगा दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके वर्ग के उनके बीच के जो भी डिस्टेंस है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यही गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि 2 वस्तुओं या 2 पिंडों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होगा दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें देखिए, जब F समानुपाती m1 m2 बटे r², जब ये समानुपाती का साइन हटाइएगा तो कोई भी नियतांक दिया जाता है। नियतांक यहाँ पे g लगाते हैं। g को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है। g F बराबर g m1 m2 बटे r², और ये g का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg²। ठीक है, तो g का मान भी आप याद रखिएगा। g का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 माइनस, देखिए फिर से g 6.67 गुने 10⁻11, और इसका यूनिट याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि, तो निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे अगर एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा? तो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी कि दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो F बराबर g इंटू m1 m2 r², यानी कि 1/r² के फॉर्म में होता है। तो डिस्टेंस को दोगुना करना है तो 2 के स्क्वायर यानी कि 1/4, तो अभी उसका चौथा भाग हो जाएगा।
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसका भार अपरिवर्तित रहती है। जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है G m e/r²। यहाँ पे ई मास जो है ना, अर्थ का मास होता है, ना कि वस्तु का मास। तो किसी भी वस्तु को ऊपर से गिराने पे वस्तु के भार पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ये अपरिवर्तित रहता है। और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जबकि बड़ी जी का मान क्या होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए, लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है। तो चूँकि यहाँ पे माध्यम की बात नहीं कर रहा है, तो माध्यम की बात नहीं करेगा तो ये बस इसका जो मतलब भार है वो वस्तु के जी का जो मान है वो वस्तु के भार पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जी बराबर होता है G m e/r², यानी कि एम जो है मास ऑफ अर्थ है, तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ पे माध्यम की बात कर रहा है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, पहले कौन सा आएगा? लोहा, क्योंकि यहाँ पे माध्यम की बात कर रहे हैं। दो गेंदें ए और बी, एक 10 केजी का है और एक 1 केजी की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो चूँकि यहाँ पे भी माध्यम की बात नहीं कर रहा है, तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुँचेगी। देखिए, कथन कारण है। कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। हाँ, तो ये क्या है? सही है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गलत है, वहाँ पे है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। तो कथन सही है, कारण इसका गलत है। किसी पिंड का भार कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का जो मान है, किसी भी पिंड का मान गुरुत्वीय त्वरण जी पे डिपेंड करता है, और जी का जो वैल्यू है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा जी का मान ध्रुव पर होता है और विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। ठीक है, इसलिए पिंड का भार ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक होगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पे न्यूनतम। देखिए, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय और विस्थापन का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखांकित है। तो ये परवलयिकार का बनता है। देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत तल से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय होगा। तो ये IAS का क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अब एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर, यानी कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ समान त्वरण से गिरा, तो 3 सेकंड, यानी कि t बराबर 3 सेकंड। हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस GT, तो u का मान तो यहाँ 0 है, तो जी आपका 9.8 हो गया, t 3 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा, तो ये 2% से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि
विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो इसको जैसे देखिए 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे जब ज़्यादा होगा तभी विनाशकारी भूकंप आएगा। विनाशकारी भूकंप आने के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा। देखिए चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से समझिए। देखिए आपसे इसमें द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपका भार बदलता है, लेकिन भार क्यों बदलता है, तो क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता है। द्रव्यमान भार से अलग चीज़ है, ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड नहीं करता है, तो द्रव्यमान आपका सेम ही रहेगा। भारहीनता होती है, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता बोला जाता है। देखिए कुछ खोज दिया हुआ है, उसका खोजकर्ता के नाम दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। जैसे रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज रुंटजेन। और चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रुंटजेन और चेचक एडवर्ड जेनर। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम अनुभव नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। उसकी तुलना में हमारी गति क्या है, शून्य है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जी पर डिपेंड नहीं करता है, तो भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम का सेम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के कारण आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या करता है, आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्र बल किस के प्रभाव से होता है, कैसे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है तो किस बल के कारण करता है, तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुख बल कहते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व बल हो गया, विद्युत चुंबकत्व हो गया, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल होगा। इसमें सबसे प्रबल कौन सा है, चारों में सबसे प्रबल है, देखिए इसका ऑप्शन आई थिंक गलत दिया हुआ है। सबसे प्रबल आपका नाभिकीय बल हो जाता है, प्रबल नाभिकीय बल। इसमें सबसे दुर्बल जो होता है गुरुत्व बल होता है। इसमें सबसे दुर्बल जो होता है गुरुत्व बल होता है। 1 मिनट, इसका आंसर हमको लगता है गलत दिया हुआ। तो याद रखिएगा, सबसे जो प्रबल बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है, और सबसे दुर्बल जो होता है गुरुत्व बल होता है। सबसे क्षीण बल गुरुत्व बल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रबल हो गया नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। यह हो गया क्षीण बल, यानी कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम कब पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है।
जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा तो व्यक्ति का भार कैसा महसूस होगा? अधिक महसूस होगा। लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? तो लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी। ठीक है, तो ये लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। T बराबर 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी। देखिए यहाँ पे लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान घटेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो गर्मी के दिन में क्या होता है, लोलक घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका लंबाई जो होता है बढ़ जाता है। तो लंबाई बढ़ जाता है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है, घड़ियाँ सुस्त हो जाएगी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदूल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा क्योंकि लड़की जब झूले पर खड़ी होती है तो उसका जो प्रभावी लंबाई है वो कम जाता है। तो लंबाई जब कम जाएगा तो आवर्तकाल भी कम जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक को एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। तो जब माध्य से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। सही है। हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही है, 2 बार निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है। गलत है, त्वरण उसका शून्य नहीं होता है। एक सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता है। ये सही है। 1, 2 और 4 पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो ये शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में लंबाई कम जाता है तो लंबाई कम यानी आवर्तकाल कम, तो सब तेज चलेगी। पृथ्वी का प्लायन वेग है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के जो गुरुत्वीय प्रभाव है उससे बाहर चला जाता है। और ये चंद्रमा के लिए होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.4 चंद्रमा के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वस्तु क्या होगा? पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। 11.2 किलोमीटर से अधिक वेग से फेंकेंगे या 11.2 किलोमीटर प्रति वेग से फेंकेंगे तभी वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ 8 किलोमीटर बोल रहा है तो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का जो प्लायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। तो चंद्रमा पे जो प्लायन वेग है उससे ज़्यादा वेग वहाँ पे मौजूद गैस अणुओं का होता है, इसलिए गैस अणु चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर चला जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थूल पदार्थों के गुण।